गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू बीइंग टीचर। आपके सभी पेपर्स हो गए हैं, अब उनकी आंसर्स की जो हैं आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो अभी हम जो आंसर की डिस्कस करेंगे वो पेपर फर्स्ट की आंसर की होगी, ठीक है। और इसके जितने भी क्वेश्चंस हम आपको सॉल्व कराएंगे, क्योंकि जो 3 से 4 से 5 क्वेश्चंस हैं उनमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, तो वो क्वेश्चंस जो है आपके आंसर की जब यूनिवर्सिटी मतलब रिलीज़ करेगी तब आंसर की जो है आंसर की के माध्यम से आप उससे मैच कर लीजिएगा। आपको 94 से 95 क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे, वो वेरीफाइड बाय गूगल है मतलब, और बाय बुक भी हैं। तो 2 सोर्स से मैंने जो है उनके आंसर्स चेक किए हैं। तो ये मान के चलिए 99.99% जो आंसर्स उनके सही हैं। जिसमें कन्फ्यूज़न होगी उसके आंसर्स ज़्यादा कन्फ्यूजन जो जिसमें कन्फ्यूजन है वो क्वेश्चंस आपने किए भी नहीं होंगे, उम्मीदें करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पेपर फर्स्ट जो है इसके सॉल्यूशन के लिए। और अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आपको पीडीएफ जो है सारी वहीं प्रोवाइड होती हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप वहाँ बता सकते हैं। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट भी कर सकते हैं। पेपर सेकंड का जो वीडियो है आंसर की है वो आपको इवनिंग में मिल जाएगी। पेपर थर्ड एंड पेपर फोर्थ की जो एमसेट कीज़ हैं वो आपको कल मॉर्निंग और कल इवनिंग में मिल जाएंगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग में कुल कितने सदस्य थे। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग में कुल सदस्य जो थे वो 9 सदस्य थे। ये वैसे गूगल पे तो 7 दिखा रहा है, बट जो बुक है उसमें 9 सदस्य दिखा रहा है, उसके नाम भी दिए हुए हैं। तो हम 9 सदस्य मानेंगे कि माध्यमिक शिक्षा आयोग में कुल 9 सदस्य थे। फिर नेक्स्ट है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग के प्रतिवेदन में कुल कितने अध्याय थे। तो इसमें 14 अध्याय थे माध्यमिक शिक्षा आयोग के प्रतिवेदन में, ठीक है, मतलब 14 पार्ट में डिवाइड थी। फिर नेक्स्ट है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो मुदालियार थे, ठीक है, 1952-53 में। फिर मुदालियार आयोग की मुख्य संतुति क्या थी। तो मुख्य संतुति थी इनकी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की, ठीक है। इनकी मुख्य संतुति क्या थी, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की। फिर नेक्स्ट है कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की मुख्य संतुति क्या थी। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी, मतलब पाठ्यक्रम सुधार एवं विकास, प्रशिक्षण एवं शोध विकास और 3 वर्ष स्नातक अवधि, ठीक है। तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने इन तीनों चीज़ों के लिए जो है अपनी संतुति दी थी, मतलब जो है अपना रिकमेंडेशन दिया था, ठीक है, सजेशन दिया था। फिर है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग में कुल कितने सदस्य थे। तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग में टोटल 10 सदस्य थे। कितने थे, 10 सदस्य थे, ठीक है। नेक्स्ट है कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किसकी सलाह पर किया गया था। तो वैसे तो इसका राइट आंसर जो है बहुत लोगों ने ए और बी बताया है, लेकिन इसका राइट आंसर जो है केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड होगा। गूगल से इसका आंसर मिला है, तो हम इसका आंसर यही मानेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि अगर ये सही नहीं है तो इसका वेट करिएगा, आपको आंसर की जो है आंसर की आएगी तो जारी होगी, ठीक है। तो वैसे केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड है, उसकी सलाह पर ही मतलब विद्यालय शिक्षा आयोग जो है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के गठन पर मतलब किया गया था, ठीक है। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की गठन पर सलाह पर जो है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया गया था। फिर ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना का सुझाव किसने दिया। तो ग्रामीण विश्वविद्यालय स्थापना का सुझाव आपको जो है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने ही दिया था, क्योंकि विश्वविद्यालय से रिलेटेड है। तो मतलब ज़्यादा चांसेस हैं कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग जी है वही जो है विश्वविद्यालय का मतलब रिकमेंड करेगा, उसी ने वही सुझाव देगा। फिर 9 नंबर क्वेश्चन है कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन कब किया गया। ये सीरीज़ डी है, ठीक है, आपको बताना भूल गए, जो ये सीरीज़ है ये डी है, तो इसीलिए। और जिनका सीरीज़ बी है उनका जस्ट इसका अपोजिट होगा। ये स्टार्टिंग से चल रहा है ना, तो जिनका सीरीज़ बी होगा जिन लोगों का, वो एकदम लास्ट से स्टार्ट करेंगे, एकदम मतलब सबसे लास्ट से 100, 99, 98 ऐसे, तो उनका चलेगा। यहाँ पे क्या होगा 1, 2, 3, 4, जैसे डी सीरीज़ है वैसे ही बी सीरीज़ में 99, 100, 99, 98 ऐसे चलेगा, ठीक है। तो बी और डी का तो सीक्वेंस ये है, ए और सी का सीक्वेंस मिड से रहेगा, ठीक है, मतलब बीच से कहीं से होगा। तो आप ए और सी वाले जो है वो देख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट है कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन कब किया गया। तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन 1948 में किया गया। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने अपना प्रतिवेदन सरकार को कब प्रस्तुत किया। तो 1949 में, इसका शायद राइट आंसर जो है 1949 में जो है अपना प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत किया था, ठीक है। फिर है सार्वजनिक शिक्षा योजना के कितने अध्याय थे। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 12। सार्वजनिक शिक्षा योजना में 12 अध्याय थे। सार्वजनिक शिक्षा योजना का प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया गया था सरकार को, मतलब सार्वजनिक शिक्षा योजना का प्रतिवेदन किस वर्ष प्रस्तुत हुआ था। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 1944 में। बुनियादी शिक्षा में शिक्षा का माध्यम क्या थी, मतलब जो बेसिक एजुकेशन था उसमें मीडियम ऑफ लैंग्वेज क्या थी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मातृभाषा, ठीक है। मदर टंग में जो है मातृभाषा के रूप में बुनियादी शिक्षा दी जाती थी। फिर जाकिर हुसैन समिति ने बेसिक शिक्षा का प्रतिवेदन किस वर्ष प्रस्तुत किया था। तो 14 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी 1938 में, ठीक है। जाकिर हुसैन समिति ने बेसिक शिक्षा का प्रतिवेदन 1938 में प्रस्तुत किया था।
फिर वर्धा शिक्षा योजना के प्रवर्तक कौन थे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। आपको पता ही होगा, नॉर्मल क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट है कि सैडलर आयोग का प्रतिवेदन कितने अध्याय में विभक्त था? तो सैडलर आयोग का जो प्रतिवेदन है वो 13 अध्याय में विभक्त था। ठीक है, बुक में आपको 17 मिल रहा है, लेकिन ये जो मतलब मैंने इसका ऑफिशियल जो देखा है तो उसमें 13 दे रहे हैं, तो इसका राइट आंसर आपका 13 हो जाएगा। 17 ऑप्शन में भी नहीं है इसमें। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 13। फिर नेक्स्ट है कि कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष माइकल सैडलर। सैडलर आयोग का गठन 1917। ठीक है, क्योंकि 17 से 19 है इसमें दिखा रहे हैं गूगल पे, 17 से 19। कुछ बुक्स में 1919 मिला है। तो जो नॉर्मल क्वेश्चन मतलब जो अधिक तो लोगों ने लगाया है, काफ़ी लोगों से पूछा गया तो उन्होंने 1917 ही बताया, तो उसका राइट आंसर 1917 ही हम लगाएंगे। बाकी आप जो आंसर किया गया तो उसे आप कन्फर्म कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट है कि सन 1901 में शिमला में शैक्षिक सम्मेलन किसने आयोजित किया? तो इसका राइट आंसर लॉर्ड कर्जन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि केंद्रीय शिक्षा विभाग की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर भी लॉर्ड कर्जन हो जाएगा। हंटर आयोग का गठन कब किया गया? तो 1882 में हंटर आयोग का गठन किया गया। हंटर आयोग की संस्तुति थी, मतलब हंटर आयोग ने क्या संस्तुति की थी? तो प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च तीनों शिक्षाओं से संबंधित जो है इन्होंने रिकमेंड किया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, उपरोक्त सभी। फिर भारतीय शिक्षा आयोग 1882 के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय शिक्षा आयोग 1882 के अध्यक्ष विलियम हंटर हैं। ठीक है, अब देखिए एक एक क्वेश्चन को घुमा के इन्होंने पूछ लिया। जैसे यहाँ पूछ लिया कि विलियम हंटर जो है वो कब आए थे, मतलब उनकी शिक्षा कब हुई थी, वो क्या नाम, उनकी रिपोर्ट कब हुई थी, गठन कब हुआ था? तो 1882 में। अब यहाँ पे ये पूछ लिया कि भारतीय शिक्षा आयोग 1882 के मतलब अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? विलियम हंटर। नेक्स्ट है कि किसने कहा है कि वुड का घोषणा पत्र भारतीय शिक्षा की नींव है, इसने आधुनिक भारतीय शैक्षिक प्रणाली शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका HR जेम्स। ठीक है, मतलब HR जेम्स ने ये स्टेटमेंट दिया है। श्योर नहीं है क्योंकि इन्होंने एक और ऐसे स्टेटमेंट दिया है, तो इसीलिए। तो अगर ऑप्शन में ये होता कि लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड कर्जन, तो हम सोच भी सकते थे, लेकिन हैम्पटन तो पता ही नहीं चल रहा है, कहीं पढ़ा ही नहीं है हम लोगों ने। फिर लॉर्ड डलहौजी, इनको भी नहीं देखा क्योंकि लॉर्ड डलहौजी तो इस टाइम थे नहीं, इनके टाइम में, वुड के घोषणा पत्र के टाइम, तो इसीलिए इनको हम कह नहीं सकते हैं। तो अगर लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड मैकाले होता तो हम उस चीज़ को समझ सकते थे। तो इसीलिए मतलब यहाँ पे जो ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ किसकी आ रही हैं? HR जेम्स की, क्योंकि इन्होंने एक और भी स्टेटमेंट दिया है, महाधिकार घोषणा पत्र है। ठीक है, वुड का घोषणा पत्र जो है महाधिकार का, भारत के महाधिकार का घोषणा पत्र, इस तरीके से कोई स्टेटमेंट दिया है, तो उसमें जो है जो जेम्स की बात कही गई है। ठीक है, वो उन्होंने जेम्स नहीं दिया, तो इस पूरे चांसेस हो रहे हैं कि ये भी जेम्स ने शायद दिया हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि वुड के घोषणा पत्र में कितने अनुच्छेद थे? तो 100 जो हैं इसके जो है आर्टिकल्स, मतलब अनुच्छेद थे। नेक्स्ट है कि वुड का घोषणा पत्र कब प्रकाशित किया गया था? तो 1854 होगा, लेकिन यहाँ पे सारे जो सीक्वेंस है वो 1953 में दिया है। अब आपका ये क्वेश्चन होगा कि अगर आप इस क्वेश्चन में आपने 1954 लगाया तो आपका क्वेश्चन सही होगा या नहीं होगा? तो बिल्कुल आपका क्वेश्चन सही होगा, क्योंकि अगर आप इसमें से कोई भी शायद आंसर लगाते हैं तो शायद आपको जो है यूनिवर्सिटी आपको नंबर देगी, क्योंकि मतलब इसमें से सब सारे आंसर्स जो हैं गलत ही दे रखे हैं, ऑप्शंस जो हैं। तो ये मान के चल सकते हैं कि आपको जो है इसका अगर आपने कोई भी आंसर लगाया है तो आपको आंसर्स उसका नंबर है वो आपको मिलेगा। फिर नेक्स्ट है कि किसने कहा है कि वुड का घोषणा पत्र भारतीय शिक्षा के इतिहास में एक महाधिकार पत्र था? तो ये HR जेम्स ने कहा है, जैसा कि हमने अभी ऊपर बताया था। फिर नेक्स्ट है कि निस्यंदन सिद्धांत मतलब फिल्ट्रेशन थ्योरी विशेष रूप से शिक्षा संबंधित है, तो विशेष रूप से किससे संबंधित है? वैसे अगर यहाँ पे ये होता कि निस्यंदन सिद्धांत शिक्षा से संबंधित है, तो यहाँ पे आंसर ये हो सकता था कि निम्न वर्ग एवं उच्च वर्ग, लेकिन यहाँ पे ये बोला कि विशेष रूप से किससे संबंधित है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ उच्च वर्ग की बननी, क्योंकि उच्च वर्ग इसलिए यहाँ पे आंसर राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि निस्यंदन सिद्धांत जो है उच्च वर्ग के लिए था, कि मतलब जो हम ज़्यादा अगर जो हायर क्लास के जो लोग हैं अगर हम उनको ज़्यादा एजुकेट करेंगे, उनको ज़्यादा पढ़ाएंगे, तो जो फिल्ट्रेशन थ्योरी मतलब छन छन करके जो है चीज़ें वो मतलब नीचे जो निम्न वर्ग है उस तक पहुंचेंगी। तो अगर विशेष रूप से बात करी जा रही है तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो है अकॉर्डिंग टू मी वो उच्च वर्ग ही लग रहा है। ठीक है, लेकिन अगर सिर्फ नॉर्मल बात होती तो यहाँ पे निम्न वर्ग और उच्च वर्ग दोनों हो सकते थे, तो इसीलिए आप लोग थोड़ा सा इस आंसर्स का वेट कीजिए। ठीक है, अदरवाइज़ इसका राइट आंसर आपका बी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक और रीज़न बन रहा है, अगर डी राइट आंसर है तो फिर ये इतने सारे ऑप्शंस नहीं देने थे। ठीक है, ये भी ऑप्शन नहीं देना चाहा, सिर्फ 3 ऑप्शन कोई और देते इसी से रिलेटेड और आपका राइट आंसर डी हो जाता, तो डी भी राइट आंसर नहीं है। तो इसीलिए क्योंकि दोनों ऑप्शन सेम दिए हैं तो इसीलिए यहाँ पे आंसर जो होगा वो बी के चांसेस ज़्यादा बन रहे हैं। ठीक, फिर नेक्स्ट है कि किसने एडम के प्रतिवेदन को एक मिथक समझा था? तो गोपाल कृष्ण गोखले, लोकमान्य तिलक, फिलिप हर्टिंग या महात्मा गांधी? तो इसके आंसर में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, इसका राइट आंसर हमको मिला नहीं है, तो इसीलिए तब तक के लिए इसको हम छोड़ देते हैं। जब आंसर किया तो हम डिस्कस करेंगे। वैसे इसका अगर आंसर पूछें तो मेरे अकॉर्डिंग टू मी फिलिप हॉर्टिंग जो है ये इन्होंने मिथक समझा था।
फिर नेक्स्ट है कि ब्रिटिश कालीन शिक्षा की अवधि तो 1700 से 1947 हो जाएगा। बिस्मिल्लाह रस्म की जो वास्तविक उम्र है वो 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन हो जाएगी। माध्यमिक शिक्षा को शैक्षिक विकास की दृष्टि से क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर विकासशील ज़्यादा सही लग रहा है, क्योंकि देखिए विकसित अगर हो जाती तो आज जो चीज़ मतलब आज के टाइम में जो शिक्षा चल रही तो फिर मतलब वो विकसित हो गई होती ना। लेकिन विकसित युग हम नहीं कह सकते हैं, विकासशील मतलब डेवलपिंग जो था वो एरा था। ठीक है, तो डेवलपिंग एरा हम इसको राइट आंसर समझेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि मध्यकाल में उच्च शिक्षा का माध्यम तो अरबी फारसी थी। ठीक है, क्योंकि तब मुस्लिम्स जो हैं वो राज कर रहे थे, मतलब मुस्लिम्स काफ़ी ज़्यादा मात्रा में थे, तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरबी। ठीक है, वो अरब से आए थे, ठीक है, फारस से आए थे, तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरबी और फारसी जो थी मध्यकाल में उच्च शिक्षा का माध्यम थी। फिर मध्यकालीन शिक्षा में शिक्षक को किस नाम से जानते थे? तो उस्ताद जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मध्यकालीन शिक्षा में शिक्षक को उस्ताद के नाम से जानते थे। मकतब मदरसा मध्यकालीन शिक्षा केंद्र थे, कहाँ के थे? मतलब जो मकतब था वो किस लिए था? मकतब किस लिए था? प्राथमिक शिक्षा के लिए, और मदरसा उच्च शिक्षा के लिए। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्राथमिक एवं उच्च शिक्षा। फिर नेक्स्ट है कि मध्यकालीन शिक्षा की अवधि क्या थी? तो मध्यकालीन शिक्षा की जो अवधि थी वो 1200 से 1700 थी, क्योंकि 1200 तक तो क्या नाम बौद्धकालीन शिक्षा ही थी। ठीक है, तो इसीलिए मध्यकालीन जो शिक्षा थी वो 1200 से 1700 ईस्वी तक मानी जाती है, क्योंकि इन्होंने अगर आप बुक में पढ़ेंगे तो 550 वर्ष जो है ये मतलब इनका एक तरीके से शिक्षा की अवधि थी। लेकिन यहाँ पे सिर्फ 500 दिया है, तो यहाँ पे हम 500 भी मान सकते हैं। 1200 से 1700 तो मतलब 500 साल की जो शिक्षा की अवधि थी मध्यकालीन शिक्षा की। फिर नेक्स्ट है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो कुमारगुप्त ने की थी। बौद्धकालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा निर्वाण प्राप्त करना। निर्वाण प्राप्त करना बौद्ध काल में, मोक्ष प्राप्त करना वैदिक काल में। ठीक है, तो इसीलिए मतलब इसका वर्डिंग अलग अलग है, बाकी जो एम है वो सेम है। ठीक है, निर्वाण प्राप्त करना भी मोक्ष काल का ही एक तरीके से मतलब वर्ड चेंज है, बाकी मतलब मोटिव वही है। फिर नेक्स्ट है कि बौद्ध काल के शिक्षार्थी को किस नाम से जाना जाता था? तो सामनेर है इसका राइट आंसर। बौद्ध काल के शिक्षार्थी को हम सामनेर के नाम से जानते थे। नेक्स्ट है कि मठ एवं बौद्ध विहार बौद्ध शिक्षा के केंद्र थे, तो प्राथमिक एवं उच्च हो जाएगा। ठीक है, प्रवज्य संस्कार किससे संबंधित था? तो प्रवज्य संस्कार बौद्ध काल से संबंधित था। बौद्ध काल में शिक्षा का माध्यम क्या थी? पाली भाषा थी। इस पर हम लोगों ने 1 से 2 बार मतलब थोड़ा सा डिबेट भी की है। ठीक है, तो बौद्ध काल में शिक्षा का माध्यम थी तो पाली भाषा थी। अगर महात्मा बुद्ध ने किस माध्यम में शिक्षा दी थी तो क्या हो जाता आपका? प्राकृत भाषा। फिर बौद्ध कालीन शिक्षा की अवधि क्या थी? तो 500 से 1200 ईसा पूर्व, सॉरी ईसा मतलब ईस्वी में, ईसा पूर्व। ओके, फिर वैदिक काल में समापवर्तन उपदेश कब दिया जाता है? वैदिक काल में समापवर्तन उपदेश कब दिया जाता है? ये यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, कन्फ्यूजन मत कीजिएगा आप, यहाँ पे कन्फ्यूज मत होइएगा। 500 ईसा पूर्व मतलब BC से 1200 ईसा तक। ठीक है, मतलब ये अब 500 ईसा पूर्व जो है बैक में चलता है, ईस्वी जो है आगे में चलता है, समझ रहे हैं? तो 500 होगा, फिर 400 होगा, फिर 100 होगा, मतलब 500 ये हो गए और 1200 ईसा पूर्व तक ये होगा, तो 12-5-1700 वर्ष तक जो है बौद्धकालीन शिक्षा की अवधि थी। ठीक, फिर नेक्स्ट है कि बौद्ध काल में समापवर्तन उपदेश कब दिया जाता है? समापवर्तन उपदेश वैदिक काल में समापवर्तन उपदेश विद्या की समाप्ति पर दिया था। जब मतलब गुरुकुल से विदाई होती है तो अब समापवर्तन जो है कार्यक्रम किया जाता है। फिर प्राचीन शिक्षा का केंद्र तक्षशिला कहाँ है? तो पाकिस्तान में है। वैदिक कालीन शिक्षा का पाठ्यक्रम क्या है? परा व अपरा दोनों विद्या दोनों हैं। वैदिक कालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आध्यात्मिक शिक्षा था, मतलब अध्यात्म से रिलेटेड थी वैदिक कालीन शिक्षा। उपनयन संस्कार किससे संबंधित है? तो उपनयन संस्कार गुरुकुल के प्रवेश के समय संबंधित है। वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम संस्कृत भाषा थी और बौद्ध काल में पाली भाषा। फिर नेक्स्ट है कि वैदिक कालीन शिक्षा की अवधि क्या थी? तो 2500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। ठीक है, वैदिक कालीन शिक्षा की अवधि 2500 BC से 500 BC तक। निजीकरण के लाभ क्या होते हैं? सारे होंगे। सेवा की गुणवत्ता में सुधार होगा, दक्षता एवं नवाचार बढ़ेगा। ठीक है, और इम्प्रूव मेंटेनेंस मतलब रख रखाव में सुधार होगा। तो राइट आंसर का डी हो जाएगा, मतलब ऑल ऑफ द एबव। फिर नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का कार्य क्या था? तो उपरोक्त सभी मतलब तीनों जो था मतलब माध्यमिक व उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की शिक्षा संबंधित मदद करना, गुणवत्ता युक्त शिक्षा उपलब्ध कराना, माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में नामांकन में वृद्धि करना। फिर माध्यमिक स्तर पर निःशक्तों के लिए समावेशी शिक्षा का प्रारंभ कब किया गया? माध्यमिक स्तर पर निःशक्तों के लिए समावेशी शिक्षा का प्रारंभ किया गया। तो इसका राइट आंसर कुछ क्लियर नहीं है। ठीक है, तो इसका जब आंसर किया आएगा तब हम आपको बताएंगे। फिर नेक्स्ट है कि परीक्षा सुधार के मुख्य उपाय। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, मतलब तीनों। ग्रेडिंग सिस्टम जो है उसको अच्छा करना, सेमेस्टर सिस्टम जो है उसको अच्छा करना, और सतत एवं समग्र मूल्यांकन मतलब कंटिन्यूअस एंड कम्प्रहेंसिव एवल्यूशन।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। फिर नेक्स्ट है कि वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण के गुण, वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण को इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, तीनों। ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि निबंधात्मक प्रकार के परीक्षण के दोष, ठीक है, तो इसका दोष हो जाएगा, दोष जो हो जाएगा वो मतलब तीनों होगा। ठीक है, डी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। विश्वसनीयता का अभाव, प्रामाणिकता का अभाव और व्यक्तिनिष्ठता का अभाव। फिर नेक्स्ट है कि शिक्षा के स्तरीकरण को उन्नत बनाने हेतु क्या समस्याएं आ रही हैं, तो इसका राइट आंसर तीनों हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका। मतलब इरेलेवेंट जो है कैरिकुलम, इरेलेवेंट टीचिंग मेथड्स, लैक ऑफ एजुकेशन गाइडेंस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, ऑल ऑफ द एबव। जो प्रॉब्लम्स ऑफ अपग्रेड स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ एजुकेशन, ठीक है, शिक्षा के स्तरीकरण को उन्नत बनाने में समस्याएं हैं ये। फिर नेक्स्ट है कोठारी आयोग के अनुसार शैक्षिक मानक के निर्धारण के आधार हैं। तो इसका क्वेश्चन थोड़ा सा जो इसका आंसर्स हैं इसका थोड़ा सा क्रिटिकल है, मतलब एक तरीके से कन्फ्यूजन टाइप में है, लेकिन अगर इसका आंसर आप लगाना चाहेंगे तो इसका डी राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसका मैं श्योर नहीं हूँ, तो इसलिए आपको मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इसको सही मान लें। जब आंसर की आएगी तो हम लोग देख लेंगे। फिर नेक्स्ट है कि शैक्षिक मानक का तात्पर्य क्या है, तो शैक्षिक मानक का तात्पर्य डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। फिर नेक्स्ट है कि शैक्षिक स्तर में गिरावट का मुख्य कारण, तो यहाँ पे उपरोक्त सभी हो जाएगा। शैक्षिक स्तर में गिरावट का मुख्य कारण क्या है? शैक्षिक चेतना का अभाव, पारिवारिक वातावरण एवं परिस्थितियाँ और जनसंख्या वृद्धि। सन 1960 में निजीकरण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो पीटर एफ ड्रगर ने जो है निजीकरण शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, इनकी एक पुस्तक थी, उस पुस्तक का नाम नहीं याद आ रहा है। उस पुस्तक में इन्होंने अपने जो है मतलब निजीकरण शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा आयोग अभियान के उद्देश्य क्या थे? तो उपरोक्त ऑल मतलब सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि माध्यमिक शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का प्रारंभ किया गया तो 2009 में। ठीक है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जो प्रारंभ किया गया वो 2009 में प्रारंभ किया गया। व्यवसायीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, व्यवसायीकरण का अगर मुख्य उद्देश्य की बात करें तो वो लाभ होता है। भाई व्यवसाय कोई क्यों करेगा? ठीक है, वो प्रॉफिट कमाने के लिए तो करेगा। ठीक है, प्रॉफिट अर्न हो। ठीक है, तो इसीलिए तो व्यवसायीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या माना जाता है? लाभ। लेकिन अगर यहाँ पे सिर्फ ये होता है कि व्यवसायीकरण का उद्देश्य है तो यहाँ पे लाभ व हानि दोनों हो जाता। लेकिन यहाँ पे अगर मुख्य उद्देश्य पूछ रहा है, मेन रीज़न, तो लोग व्यवसाय क्यों करते हैं? मेन रीज़न तो यही होता है ना, प्रॉफिट के लिए, लाभ के लिए। फिर नेक्स्ट है कि सार्वभौमिक शिक्षा का महत्व, तो ये भी थोड़ा सा आंसर्स उसका नहीं अभी मिल पाया है, तो इसके आंसर्स हम बाद में देख लेंगे। नेक्स्ट है कि मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2002। मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम की शुरुआत 2002 में की गई। सार्वभौमिकरण शिक्षा के अभियान क्या है? डी, मतलब तीनों जो हैं ये क्या बोलता है? एजेंसी ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, मतलब सार्वभौमिकरण शिक्षा के अभिकरण क्या हैं? तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद, NCERT, फिर SCERT और फिर डाइट। ठीक है, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, सारे, ऑल ऑफ द एबव। फिर प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकता की अवस्था है। प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकता की अवस्था क्या है? तो सार्वभौमिकरण का प्राविधान, नामांकन का सार्वभौमिकरण, अवधारणा का सार्वभौमिकरण, तो इसका उपरोक्त ऑल हो जाएगा, मतलब सभी हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि सार्वभौमिकरण के मार्ग में मुख्य बाधा है। सार्वभौमिकरण के मार्ग में मुख्य बाधा क्या है? तो गरीबी, सामाजिक पिछड़ापन, निरक्षरता, ऑल ऑफ द एबव, राइट आंसर डी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकता का अर्थ, तो प्रारंभिक शिक्षा का मतलब प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकता का अर्थ क्या है? तो प्राथमिक शिक्षा के लिए हम 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के स्वतंत्र और अनिवार्य शिक्षा, मतलब फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। फिर नेक्स्ट है कि आपका भारत में मुक्त शिक्षा की शुरुआत, मुक्त शिक्षा, ठीक है, मतलब फ्री एजुकेशन, मुक्त शिक्षा की शुरुआत सर्वप्रथम किस विद्यालय ने की थी? तो मदुरई विश्वविद्यालय ने की थी। फिर नेक्स्ट, राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ था? तो 72 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, सॉरी सी हो जाएगा, 2 अक्टूबर 1978। ठीक है, 2 अक्टूबर 1978 को राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम शुरू हुआ था। फिर नेक्स्ट है सन 1990 में प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम अधिगम स्तर को तय करने के लिए बनाई गई कमेटी। इसका आंसर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, मतलब श्योर नहीं हूँ मैं इसके लिए, लेकिन जो है प्रोफेसर यशपाल थोड़ा सा ज़्यादा सही लग रहा है, क्योंकि मैंने दौलत सिंह कोठारी में कहीं ये पढ़ा नहीं है। प्रो एच आर दुबे ने, इन्होंने भी कुछ ऐसा कहा नहीं है। तो प्रो एसाल दुबे जो हैं, यशपाल जी हैं, प्रोफेसर यशपाल जो हैं, इन्होंने ये स्टेटमेंट, ये अध्यक्ष थे। ठीक है, NLM, ठीक है, न्यूनतम लर्निंग लेवल, तो इसी के जो है NLL हो जाएगा, MLL हो जाएगा। ठीक है, मतलब मिनिमम लर्निंग लेवल हो जाएगा, न्यूनतम अधिगम स्तर, मिनिमम लर्निंग लेवल। कौन हो जाएंगे इसके? प्रोफेसर यशपाल। फिर NAAC मतलब के मुख्य कार्य क्या है? इसका हेडक्वार्टर जो है वो बेंगलोर में है, और इसका जो मुख्य कार्य है वो क्या है? दोनों, मतलब गुणवत्ता से संबंधित अनुसंधान, अध्ययन
और परामर्श एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम। फिर है NCERT का कार्यालय कहाँ है, तो NCERT का कार्यालय अगर पूछता है तो नई दिल्ली हो जाएगा। फिर SCERT का कार्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ है, तो लखनऊ हो जाएगा। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा संस्थान की स्थापना कब की गई थी, ये क्वेश्चन जो है आई थिंक सेकंड पेपर या थर्ड पेपर में भी पूछा गया था, तो 1945 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय की स्थापना 1945। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा की संस्था की स्थापना कब हुई थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए 1990 में। ठीक है, वैसे कहीं कहीं पे 1989 भी मिलता है, लेकिन इसमें 1989 है नहीं, तो यहाँ पे हम 1990 ही राइट आंसर लगाएंगे। फिर राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई थी, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत वो आपका 1988 में हुई थी। राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा परिषद की स्थापना 1961 में। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर क्वालिटी टीचर एजुकेशन किस वर्ष प्रकाशित हुआ था, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, मतलब 2009 में। गुणवत्ता में सुधार है तो शिक्षण शिक्षा के लिए आवश्यक है, तो यहाँ पे राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, उपरोक्त सभी। फिर नेक्स्ट है कि उच्च शिक्षा का मुख्य कार्य क्या है, तो उपरोक्त सभी, शिक्षण करना, शोध करना और समाज सेवा करना। उच्च शिक्षण संस्थाओं में 85 नंबर क्वेश्चन है, उच्च शिक्षण संस्थाओं में राष्ट्रीय सेवा योजना की शुरुआत कब की गई, तो उच्च शिक्षण संस्थाओं में राष्ट्रीय सेवा योजना की शुरुआत कब की गई, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, 1969 में। फिर किसने कहा है कि माध्यमिक शिक्षा हमारी शिक्षा की सबसे कमज़ोर कड़ी है, तो राधाकृष्णन ने कहा है ये कि माध्यमिक शिक्षा हमारी शिक्षा की सबसे कमज़ोर कड़ी है। माध्यमिक शिक्षा जो है, माध्यमिक विद्यालय शिक्षा के लिए क्या बुनियादी कार्यक्रम उठाए गए हैं, तो यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। बुनियादी कार्यक्रम क्या है, सर्व विद्यालय प्रशिक्षण, परियोजनाएं एवं प्रयोग, अतिरिक्त पाठ्य सहयागामी क्रियाएं। कौन सा पूर्व प्राथमिक विद्यालय नहीं है, तो जूनियर हाई स्कूल जो है पूर्व प्राथमिक विद्यालय नहीं है। अपव्यय की समस्या का मुख्य कारण क्या है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे वैसे अगर नॉर्मल होता है क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे पूछा है मुख्य कारण, तो मुख्य कारण यहाँ पे तीनों हो जाएंगे। ठीक है, समक्ष शिक्षकों की कमी, जो सक्षम शिक्षक थे, जो कैपेबल शिक्षक थे, उनकी कमी, और रोटी और मक्खन की आवश्यकता, दरिद्रता। देखिए उस टाइम क्या था, मतलब जब अपव्यय मतलब सबसे ज़्यादा, जो अपव्यय का मतलब समझ रहे हैं कि वेस्टेज, अपव्यय का जो मतलब है वो ये है कि मतलब विद्यार्थियों का स्कूल को छोड़ना, मतलब ड्रॉप आउट इसको बोलते हैं। ठीक है, स्टूडेंट का ड्रॉप करना, क्लासेस को ड्रॉप करना, मतलब स्कूल में ना पढ़ना, स्कूलों में स्टूडेंट्स की संख्या का कम होना। और अवरोधन करके एक होता है, तो उसका ये मतलब होता है कि एक ही क्लास में बार बार रुक जाना, फेल हो जाना। ठीक है, तो उसको अवरोधन कहते हैं, ये अपव्यय है। तो ये चीज़ें इसीलिए हो रही थी क्योंकि फैमिली जो थी वो, जैसे बहुत सारी फैमिली हैं वो गरीब होती हैं। ठीक है, मतलब पुअर फैमिली जो थी, तो उनके बच्चों को भी वो अपने जो पेरेंट्स थे वो भी उनको लेके जाते थे, काम करवाते थे, जिससे कि घर की रोजी रोटी चल सके। तो इसीलिए फिर जब से मिड डे मील शुरुआत हुआ, तो मिड डे मील में क्या हुआ कि फिर एनरोलमेंट बढ़ा है। आप चाहो तो मतलब डाटा उठा करके देख सकते हो कि जिस दिन से मिड डे मील शुरुआत हुआ उसके बाद बच्चे जो हैं अधिक संख्या में एनरोल हुए हैं। ठीक है, तो कह सकते हो कि ये तीनों जो ऑप्शन हैं वो कमी है। ठीक है, ये कमियां हैं, अपव्यय की समस्या के मुख्य कारण यही हैं ये तीनों, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक, फिर है अपव्यय व अवरोधन की समस्या संबंधित है, तो प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है क्योंकि सबसे ज़्यादा इसी में ही समस्या आती थी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना का सिद्धांत नहीं है, वैसे मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन इसका राइट आंसर मुझे ए लग रहा है क्योंकि संतुलित विकास का सिद्धांत ये बात कही गई है, नेतृत्व सिद्धांत ये बात कही गई है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन ये भी बात कही गई है, बट एकता का सिद्धांत आई थिंक ऐसा इसमें मैंने कहीं देखा नहीं, मैंने पढ़ा है, तो ऐसा कहीं मिला नहीं है, तो इसीलिए आप इसको स्किप कर सकते हैं। जब आंसर की आएगी तब हम लोग उसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। फिर है नेशनल करिकुलम ऑफ फ्रेमवर्क 2005 का मुख्य क्या लक्ष्य था, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। संस्कृति का संरक्षण था, शारीरिक व मानसिक विकास में समन्वय था, और स्तरानुकूल शिक्षण विधियाँ थीं। ठीक, फिर नेक्स्ट है कि क्रियान्वयन कार्यक्रम 1992 में विभाजित, कितने भागों में विभाजित था, तो 23 अध्याय में 23 चैप्टर्स में डिवाइड था। ठीक है, प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992, अगर बात की जाए कि प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1996, तो उसमें 24 अध्याय माने जाते हैं। फिर नेक्स्ट है कि संशोधित शिक्षा नीति के अध्यक्ष, ये भी क्वेश्चन आ चुका है पेपर सेकंड या थर्ड में, तो जनार्दन रेड्डी का राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि किस आयोग ने सर्वप्रथम प्राथमिक शिक्षा का विकेंद्रीकरण किया है, ये इसमें जो है डी हो जाएगा राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पे पूछा ना सर्वप्रथम किसने किया, तो हंटर आयोग ने विकेंद्रीकरण की बात कही थी। शिक्षा में कोठारी आयोग का योगदान, तो भारतीय शिक्षा को हर प्रांत में सफल रूप से शिक्षा समान रूप से लागू करना, भारतीय शिक्षा की कमियों को उजागर करना, और शिक्षा प्रणाली में एकरूपता लाना, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक, फिर नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964 और 66 का अध्यक्ष कौन था, 1964 और 66 का अध्यक्ष कौन था, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी। नेक्स्ट
कोठारी आयोग ने संतुति की थी, मतलब क्या रिकमेंड किया था कोठारी आयोग ने? तो डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। स्वतंत्र एवं अनिवार्य शिक्षा, भाषा का विकास, शैक्षिक अवसरों की समानता भी। फिर नेक्स्ट है कि मुदालियार आयोग का कार्यक्षेत्र था, तो ये तीनों थे मुदालियार आयोग का कार्यक्षेत्र, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा। फिर नेक्स्ट है कि मुदालियार आयोग ने अपना प्रतिवेदन सरकार के समक्ष कब प्रस्तुत किया? तो 20 सितंबर 1953। देखिए इसमें जितने भी मैंने क्वेश्चंस बताए हैं वो सारे वेरीफाइड हैं, तो इसीलिए बिल्कुल परेशान नहीं होना है। और जो क्वेश्चंस मैंने जिसमें कन्फ्यूजन थी मैंने बताया भी कि इसमें कन्फ्यूजन है, तो इसीलिए बिल्कुल जितने भी आंसर्स बताए हैं वो सारे के सारे सही हैं। और सीटेट और टेट इसकी तैयारी जल्द से स्टार्ट कर दी जाएगी। 24 तारीख को पीईटी है, तो काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं अभी उसमें बिजी होंगे, तो अभी हम सोच रहे हैं कि मतलब उसकी तैयारी स्टार्ट नहीं कराते हैं। और जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस होंगे वो आपको इसी चैनल बीइंग टीचर पे मिलेंगे, तो इसीलिए इसको सब्सक्राइब कर लें और जुड़े रहें, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट जॉब्स हैं टीचर से रिलेटेड, केवीएस में, डिफेंस में और जो आर्मी में, हर जगह जो जॉब निकलती हैं, ठीक है। तो इन सभी सारी सूचनाओं की जो जानकारी है वो आपको मिलती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी आएगा नेक्स्ट वीडियो आपका सेकंड पेपर का, तो तब तक के लिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए और ध्यान रखिए अपना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।